जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। अगर कोई है तो प्लीज़ आए मुझे ज्वाइन करें। हेलो, सादिक हूँ अपने कौल में ऐमन खुदा गवाह, सादिक हूँ अपने कौल में ऐमन खुदा गवाह, कहती हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। इसका मतलब यही हुआ, सादिक माने सच्ची हूँ, अपनी बातों में सच्ची हूँ और मैं सच बोलती हूँ क्योंकि मुझे झूठ की आदत नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और ये वाली बात आप सब जानते हैं। और आज मैं आपके सामने 1-2 दिन बाद फिर मैं आपके सामने आई हूँ और फिर हम खुशी मनाएंगे इस बात की कि डॉक्टर कफ़ील आखिरकार हमारे बीच आ गए हैं। ये आप सबकी दुआएं थी, ये आप सबकी मेहनत थी, ये आप सबकी वो एक तहरीक थी, ये आप सबका वो जुड़ाव था, ये आप सबकी वो दुआएं थी जो आप उस मुद्दे पे आ गए हैं। आपने उनको शेयर करा, उनके लिए आवाज़ उठाई और आज वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कानून की जीत हुई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जीत हुई। हालांकि सवाल ये बनता है कि डॉक्टर कफ़ील जो जेल में अपना कीमती टाइम गुजार कर आए 7 महीने, क्या उसका कोई जवाब देगा? क्या उसका कोई हिसाब देगा? क्या डॉक्टर कफ़ील की फ़ैमिली को FIR नहीं करनी चाहिए यूपी गवर्नमेंट के ऊपर कि वो मेरे 7 महीने, वो कीमती 7 महीने, वो पल जो जेल में टॉर्चर करके गुजारा, आप उनका हिसाब दें? क्या कटहरे में आनी चाहिए यूपी गवर्नमेंट? सवाल बनता है जो आप पूछेंगे। और इससे पहले भी डॉक्टर कफ़ील, अगर आपको पता हो, 9 महीने बेगुनाह होकर जेल में गए थे जब सिलेंडर कांड हुआ था। और मैं अमन रिजवी आपसे पहले ही कहती चली आ रही हूँ कि डॉक्टर कफ़ील को इस स्पीच में फंसाया गया है क्योंकि इस स्पीच में जो उन्होंने NRC पर अलीगढ़ में दी थी, अगर आपको याद हो, उससे उनको ज़मानत मिल गई थी। उस स्पीच से उनको ज़मानत मिल गई थी और 4 दिन तक इल्लीगल यूपी गवर्नमेंट ने डॉक्टर कफ़ील को जेल से बाहर नहीं आने दिया क्योंकि इनकी नीयत में खोट था, इनके दिमाग में कुछ फतूर पनप रहा था, खुराफाती दिमाग, कोई षड्यंत्र रच रहा था। और 4 दिन बाद डॉक्टर कफ़ील पर NSA लगा दिया गया। वो डॉक्टर कफ़ील जो अभी बाहर कदम नहीं रख पाए, अभी जेल से आ नहीं पाए और बेल होने के बावजूद 4 दिन तक जेल में सड़ाए गए और फिर उन पर इल्लीगल NSA लगा दिया गया। क्योंकि मैंने, अगर आपको पता हो, मैं पहले से आपसे बताती चली आ रही हूँ कि अगर NSA लगता है किसी पर और बंदा ज़मानत पे तभी छूटा हो, जेल से भी ना गया हो, तो किसी भी मुल्क की कोई अदालत या कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट उस पर NSA नहीं लगा सकती। डॉक्टर कफ़ील तो जेल से बाहर ही नहीं आए थे, फिर उन पर NSA कैसे लगा दी गई? ये सवाल बनता था जो हमें पूछना चाहिए था और अब भी हमें पूछना चाहिए कि यूपी गवर्नमेंट डॉक्टर कफ़ील के उन 7 महीनों के एक एक पल का हिसाब दे जो उन्होंने मुजरिमों के साथ रहकर जेल में गुजारा। मानहानि का केस करना चाहिए डॉक्टर कफ़ील की फैमिली को यूपी गवर्नमेंट के ऊपर और उस आदमी के ऊपर, अलीगढ़ वाले पे, जिसने उनको फंसाया था कि कौन देगा उन वक्त का हिसाब, कहाँ से आएंगे वो गोल्डन मूवमेंट, और जिसमें उन्होंने मुजरिमों के साथ ज़िंदगी गुजारी और बाकायदा उन्हें मारने की कोशिश करी गई। 7 महीने ये और 9 महीने पहले वो सिलेंडर कांड में रहकर आए थे। और डॉक्टर कफ़ील शुरू से ये वाली बात कह रहे थे कि मुझे जो दोबारा उठाया गया है वो सिलेंडर कांड की वजह से उठाया गया है क्योंकि यूपी गवर्नमेंट किसी भी तरह नहीं चाहती थी कि यूपी गवर्नमेंट एक्सपोज हो। सिलेंडर कांड में सारा का सारा ठीक रहा, डॉक्टर कफ़ील पर फोड़कर इनको जेल में डाला था, डॉक्टर कफ़ील वहाँ से बरी हो गए थे, लेकिन यूपी गवर्नमेंट फिर भी इनकी दुश्मन बनी हुई थी और एक के बाद एक चूहेदान ला रही थी। और अलीगढ़ की NRC की स्पीच को बनाकर उन्होंने उनको, डॉक्टर कफ़ील को, फिर जेल में भर दिया था। और मैं सैल्यूट करती हूँ डॉक्टर कफ़ील पे को कि जेल से बाहर आते ही, जेल के गेट के पास खड़े होते ही उन्होंने 45 सेकंड, कीमती 45 सेकंड हमारे से बात करी, मीडिया से बात करी, पब्लिक से बात करी। तो ये एक अपने अंदर एक ग्रेट लीडर, एक सैल्यूट बनता है जो सबको करना चाहिए कि जेल के बाहर लोग तो डरते हैं कि किसी तरह जल्दी से घर पहुंच जाएं, अल्लाह ये पुलिस हमें उठाकर फिर ना लेके चली जाए। अनुपम त्रिपाठी भाई कैसे हैं आप? शुक्रिया, आप आए।
और बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इज्जत मैं आपकी करती हूँ कि अनुपम भाई मुझे ज्वाइन करे हुए हैं। आप बहुत ग्रेट बंदे हैं माशाल्लाह, काबिल वकील हैं, बहुत मोतबर हैं मेरी नज़र में, बहुत रेस्पेक्टेड हैं। शुक्रिया अनुपम भाई, आपने मुझे आकर ज्वाइन करा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं दिल से आपको भी सैल्यूट करती हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग मुझ जैसी अंगूठा छाप को सुनने आते हैं और अपना कीमती वक्त देते हैं। तो मैं बात कर रही थी डॉक्टर कफील की कि डॉक्टर कफील को सैल्यूट बनता है कि वो बंदा जो 8 महीने से टॉर्चर हो रहा था जेल के अंदर, और वो जेल से निकलते ही जेल के गेट के बाहर खड़ा होकर बाकायदा 45 सेकंड हमारे से बात कर रहा था। तो वाकई वो बहुत ग्रेट आदमी है, बहुत ग्रेट डॉक्टर है और बहुत ग्रेट इंडियन बंदा है, जिसको अपने संविधान पर यकीन था, जिसको अपने ऊपर यकीन था, जिसको यहाँ के लोगों पर यकीन था, जिसको यहाँ के भारत की एकता पर यकीन था। और उस एकता की यकीनियत डॉक्टर कफील को 45 कीमती सेकंड हमारे बीच बोलने का मौका दिया, और वो आते ही बोले। बेशक उनसे बोला नहीं जा रहा था, वो रो रहे थे, और मैं भी लिटरली उनकी वाली स्पीच सुन के जो बोले थे मुझे भी रोना आ रहा था। उसके बाद फिर हम आज वो अपनी फैमिली से मिले, और आज जिस तरह वो बिलक बिलक कर रो रहे थे तो शायद पूरा भारत उनके साथ रो रहा था। जिस तरह का वो परिवार मिलन था, जिस तरह वो मिले थे अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपनी मम्मी से, अपनी वाइफ से, अपने भाई से, तो वो एक ऐसा मूवमेंट था कि मेरा ख्याल से तमाम भारत के लोग उस दर्द को महसूस करके खुद रो रहे थे कि वाकई डॉक्टर कफील पे कितना जुल्म हुआ था। और डॉक्टर कफील ने जैसे आपको बताया कि डॉक्टर कफील को एक बार भूखा नहीं रखा गया, 5-5 दिन कई बार उन्हें भूखा रखा गया, उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। तो हम डॉक्टर कफील का बहुत एहतराम करते हैं और वेलकम करते हैं इस दुनिया में। उस आज़ादी को फिर सेलिब्रेट हमने करा कि डॉक्टर कफील हमारे बीच में आ गए, और हम चाहते हैं कि डॉक्टर कफील जैसे डॉक्टर तो हमारे बीच में हो, उनके जैसे नेता भी हमारे बीच में होने चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डॉक्टर कफील आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे ईमानदार काबिल नेता, पढ़े लिखे नेताओं की भारत को ज़रूरत है। हमें संबित पात्रा जैसे घटिया चवन्नी चोर डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें आप जैसे डॉक्टर, आप जैसे ग्रेट लीडर, संविधान की बात करने वाले लोग चाहिए। अब हम आ जाते हैं, अगर आपको याद हो कि एनआरसी में एक जेएनयू की 2 लड़कियां उठी थी, एक का नाम था दिव्यांगना कलिता नाम था, दिव्यांगना कलिता। मैं उन पे भी मैंने काफ़ी बार बोली, वीडियो बनाई। उसी दिन जिस दिन डॉक्टर कफील रिलीज़ हुए, उनको भी आज़ादी मिली, उन पे से उनको भी ज़मानत मिली, लेकिन उनके ऊपर से तमाम मुकदमे अभी नहीं हटाए गए। हाई कोर्ट ने यही बोला कि जितने भी उन पे एफआईआर लगाई गई, जितने भी उन पे केस लगाए गए, जितने दिल्ली गवर्नमेंट ने केस रजिस्टर करे और उनको दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया, उनमें से कहीं से भी वो जेएनयू की जो स्टूडेंट हैं कलिता कहीं से कहीं तक उसमें शामिल नहीं थी। तो सवाल ये बनता है कि कलिता भी 3 महीने से जेल में थी, क्या उनके वो पल लौटाए जाएंगे? और कलिता जेएनयू से इस बार पीएचडी इनरोल करने जा रही हैं अपनी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, किस तरह वो बाहर आएँ, किस तरह वो बाहर निकले। और मैं आपसे जिस तरह कह रही हूँ शुरू से ही कि इस वक्त ये हमारी डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। इस वक्त बिल्कुल आप ये समझिए हमारे ऊपर इमरजेंसी लागू हो चुकी। ये टोटल हालात इमरजेंसी के चल रहे हैं कि हम कोई भी बात करते हैं, हम कहीं भी मीटिंग करते हैं, हम कुछ भी संविधान की बात करते हैं, हम कहीं भी इत्तेहाद की बात करते हैं, हम किसी भी कम्युनिटी की बात करते हैं, तो यही पुलिस हमें उठाकर जेल में भर देती है। तो इस वक्त हमारे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भारत में बहुत लोग यूनाइटेड हैं। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सब एकजुट हैं। हमारे भारत में अगर करप्शन है तो वो कहाँ है? आपको पता है वो कहाँ है? यहाँ के नेता और यहाँ की पुलिस। अदरवाइज भारत में कोई करप्ट है ही नहीं। अगर यहाँ की पुलिस को सही कर दिया जाए और यहाँ के नेताओं को सुधार दिया जाए तो हमारा भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। सिर्फ 2 ही जगह करप्शन है, नेताओं में और पुलिस में। इन्होंने ही पूरा गुंडा राज दिखा रखा है, इन्होंने ही पूरे आतंकवादीपन मचा रखा है। और ये वाली बात मैं आपसे नहीं कि आप देखिए पुलिस वालों को कितना टेरर है, इनकी लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, ये पता नहीं कौन कौन से मुकदमे आपके ऊपर लगा देते हैं और आपको मासूम मजलूम होने के बाद जेलों में ठूस देते हैं। ये आपकी आज़ादी पर हमला है, ये संविधान पर हमला है, ये भारत पर हमला है। तो यहाँ इस बात को आपको समझना होगा और इस बात पर आपको आवाज़ उठानी होगी। पुलिस वालों को उनके औकात में लेकर चलना होगा कि ये वर्दी तुम्हें हमने पहनाई थी, और ये वर्दी जब तुमने पहनी थी तो तुम संविधान की कसम खाकर आए थे, तुम संविधान की कसम खाकर आए थे।
तो उस संविधान की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो। अभी एक मैंने आपको एक अपने पेज पर भी एक क्लिप शेयर करी थी, जहां एक बच्चा, एक लड़का 12-13 साल का चाय लाने में देर कर देता है तो पुलिस वाले उस पर जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। डंडा रखे उसकी थाइस पर, उसकी रानों पर, और दोनों एक तरफ एक पुलिस वाला, एक तरफ एक पुलिस वाला। तो ये पूरे जानवर बन गए हैं, पुलिस वाले पूरे जानवर बन गए हैं। तो इनको सुधारने का काम भी आपका है। कोई भी जुल्म होता है, खुदारा वीडियो मत बनाया कीजिए वीडियो। आप जाकर कूद जाएं, बचाएं उस बंदे को जो जुल्म का शिकार हो रहा है, जिसको पुलिस वाले टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, बाल उखाड़ रहे हैं। आप उसको बचाइए। ज्यादा एक आध डंडा आप खाओगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, तो खा लो, इंसानियत को बचा लो, खा लो एक आध डंडा, लेकिन उस पुलिस वालों को मजा चखाओ। अगर एक पुलिस वाला मार रहा होता है, आपने देखा एक पुलिस वाला इस वक्त इतना आतंक मचा रहा है, 200 लोगों को मार देता है, मारता है। तो अगर वो इलीगल मार रहा है और 200 लोग उस पुलिस वालों को घेर लेंगे, आप यकीन करिए वो दुम दबा के भाग जाएगा और उसके बाद वो फिर नजर नहीं आएगा ये जुल्म करता हुआ। तो ये जुल्म आपने खुद करा, आपकी बेहिसी ने करा। भारत की जनता अपने ऊपर खुद जुल्म करवा रही, क्योंकि ये बोलती नहीं है। मोबाइल सबके हाथ में आ गए, वीडियो बनाने की पड़ी रहती है, मोबाइल में सब स्टेटस बनाते हैं और वीडियो बनाकर लगा देते हैं, लेकिन उस बंदे को नहीं बचाते जो जुल्म का शिकार हो रहा होता है। उस वक्त उस बंदे को आपकी जरूरत होती है। अदालतें, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सब बाद में आता है, पहले आपका मजहब आता है जो इंसानियत है। आप पहले उसको बचाइए, उसको चुंगल से छुटाइए उन वर्दी वालों गुंडों से जो उसको मार रहे होते हैं। आज आपकी बेहिसी की वजह से हम बर्बाद हो गए, हमारी नेशन बर्बाद हो गई, हमारा भारत पूरी दुनिया में एक बदनामी की तरह पहचाना जा रहा है, क्योंकि आप बेहिस हो चुके हैं। आप जुल्म देखते हैं, आप पुलिस वालों से डरते हैं। क्यों डरते हैं? आप क्या मुजरिम हैं? आप मुजरिम में क्यों डरते हैं आप पुलिस वालों से? तो आप अपने हक के लिए लड़िए। आप उनको बताइए कि आप हमारे नौकर हैं, हमने आपको चुना था, आप हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। आप समाज से गंदगी दूर करने के लिए रखे गए हैं, ना कि समाज में गंदगी फैलाने के लिए हमने आपको रखा है। जिस तरह हमारे जवान देश पे कुर्बान हो रहे हैं, जिस तरह हमारे जवान सरहदों पे शहीद हो रहे हैं, जिस तरह हमारे जवान हमारे भारत को हिफाजत कर रहे हैं, तो इसी तरह इन पुलिस वालों को बताइए कि जवान हमारा सरहद पे मर रहा है, आप भारत के अंदर हमें बचाइए, भारत के अंदर से हमें सिक्योर करिए, हर जुर्म को, हर सब चीज़ों को दूर करिए। ये नहीं कि आप ही हमें जुल्म का शिकार बनाएं, हमारे ऊपर उल्टी सीधी दिफाएं लगाएं। अगर किसी पे भी जुल्म होता है तो आप वादा करें, आप उसका साथ देंगे। ये मत देखिए वो टोपी वाला है, वो तिलक वाला है, वो दलित है, वो ईसाई है, कुछ मत देखिए। ये देखिए जो जुल्म का शिकार है वो उस वक्त आपकी तरफ देख रहा है, वो भारतीय है, वो आपका भाई है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में होते हैं, पहले हमारी पहचान भारतीय होती है कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, भारतीय, इंडियन हैं। तो आप जुल्म मत देखिए, वीडियो मत बनाइए, जुल्म के खिलाफ लड़िए और हमें उम्मीद है हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम मरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे और दिखा देंगे इन लोगों को कि जनता की पावर क्या होती है। अरे 137 करोड़ लोग हो, जाग जाओ खुदारा, जाग जाओ। 137 करोड़ लोग हो, जाग जाओ। भारत खतरे में है, संविधान खतरे में, उठो, निकलो, बचाओ संविधान को। अवेयर हो जाओ, अपने अपने महलों से जवान पैदा करो जो देखें कि कहाँ पे जुल्म हो रहा है, जो देखें किस तरह संविधान को बचाया जा सकता है, जो देखें किस तरह यहाँ पर लोगों को बचाया जा सकता है, जो देखें किस तरह कम्युनिटी को बचाया जा सकता है। कब तक कटते रहोगे, कब तक तिल तिल पल पल मरते रहोगे? ये भारत तुम्हारा है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। दिखाओ ये वाली बात इनको कि ये हिंदुस्तान किसी पर्टिकुलर कौम का नहीं है, आरएसएस वालों का नहीं है, बीजेपी सरकार का नहीं है। और आपने देखा कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई डेमोक्रेसी का जो रूल है वो ये है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करिए, पीएमओ मोदी के पास से ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करा गया। उसके बाद जब मन की बात इनका एक प्रोग्राम आता है, उसको लोगों ने डिसलाइक करा तो इनके हाथों से तोते उड़ गए, बीजेपी के हाथों से तोते उड़ गए। क्योंकि अगर 10,000 शेयर लाइक थे तो 2.5 लाख डिसलाइक थे। ये आपकी पावर थी। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने वहां पर कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया, इन्होंने वहां पर लाइक डिसलाइक का ऑप्शन ही बंद कर दिया। ये आपसे डरे हुए हैं, ये आपसे डर गए। तो आपको ये चीजें समझनी होंगी, आपको उनके रिझावे में नहीं आना होगा। शराब की बोतल पे 500 रुपए पे वोटिंग करना बंद करिए।
आप ये देखिए भारत के लिए कौन सी पार्टी फायदेमंद है, कौन सी पार्टी आपका विकास करना चाहती है, कौन सी पार्टी आपको ऊपर लेके जाना चाहती है, कौन सी पार्टी आपको रोजगार देना चाहती है। जैसे आपने अभी देखा, आपने पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था, उसमें क्वेश्चन आवर ही खत्म कर दिया गया है, प्रश्न काल को खत्म कर दिया गया, क्योंकि अगर ये प्रश्न काल उसमें रखते तो बात जीडीपी की होती, बात रोजगार की होती, बात कोरोना की होती, बात उन कंपनियों की होती जो बेच रहे हैं मोदी जी, बात सरहद की होती कि चाइना पे आपने क्या करा। तो इन्होंने जो प्रश्न काल है उसको ही बंद कर दिया कि नहीं प्रश्न काल नहीं होगा। और जबकि आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दरमियान 4 दिवसीय संसदीय सत्र चला था तो उसमें प्रश्नकाल था, 4 दिन तक सवाल जवाब खुले रखे गए थे, क्योंकि वहां पर ये हुकूमत गिरा रहे थे, वहां पर इनको हुकूमत खरीदो फरोख्त चल रही थी। तो ये आपसे डरे हुए हैं। अगर इस वक्त आप यूनाइटेड हो गए तो आप यकीन करिए हर बंदा शामिल हो जाएगा भारत को बचाने में। ज़रूरी नहीं है सब सोशल मीडिया पर आके ही सोशल एक्टिविस्ट बन के ही भारत को बचाएंगे। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि लीडर सिर्फ एक ही होता है जो करोड़ों में होता है, जैसे महात्मा गांधी थे और हमारे नोट पर आ गए, भगत सिंह नहीं आए, अशफाकुल्ला नहीं आए, भीमराव अंबेडकर नहीं आए, और भी बहुत सारे लीडर ऐसे जो बहुत ग्रेट थे लेकिन वो हमारे नोटों पर नहीं आए। तो लीडर एक ही होता है, लीडर 2-4 ही होते हैं, लेकिन उनके पीछे जो टीम होती है वो जनता होती है। तो आप वो टीम बनिए, सब अपनी अपनी कम्युनिटी में तैयार करें ऐसी टीम, यंगस्टर को लगाएं, क्योंकि यंगस्टर का ब्लड बहुत गर्म होता है, कुछ करने का जज्बा होता है। तो 14 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को, लड़कियों को तैयार कीजिए और बताइए कि किस तरह हम इस भारत को बचा सकते हैं, किस तरह हम जीडीपी को ऊपर लेके जा सकते हैं, कौन कौन से उनके दिमाग में प्लान हैं जो हम छोटे छोटे से लघु उद्योग, छोटे छोटे से यूनिट लगाकर बिजनेस कर सकते हैं। आप उन किसानों को आश्वासन दीजिए कि हम आपके साथ हैं, आप खुदकुशी मत करिए, हम आपके साथ हैं। उनको बताइए कि छोटे छोटे बिजनेस किस तरह स्टार्ट हो सकते हैं। अरे लहसुन अदरक के पेस्ट कंपनियां बनाती हैं, किसानों से बोलिए, उनको आइडियाज दीजिए कि लहसुन अदरक के पेस्ट आप बनाइए, आप पैक करिए, पापड़ आप पैक करिए, अचार टॉप्स कंपनी का, स्पाइस कंपनी का, कैश कंपनी का और ना मालूम कौन कौन सी कंपनियों का आता है। तो उन अचारों को आप बैन करिए और गाँव वालों को मशवरा दीजिए कि वो वहाँ पर यूनिट लगाएं और गांव से अचार बनकर निकले, उनको रोजगार मिले, ताकि बीच में दलाल पैसा ना खाए, सारा पैसा किसान खाए या फिर हमें मिले। तो इस तरह आप उन्हें छोटे आप उनको लघु उद्योग बताइए और इसके लिए आप टीम बनाइए, उनको अवेयर कीजिए। इस तरह नहीं होगा मैं क्या करूँगा, मोदी जी की सरकार है, हमारा क्या होगा, हमें कौन सुनना, पुलिस इनकी, हुकूमत इनकी, मिलिट्री इनकी, हमारे पास क्या है। ये मत सोचिए, एक चींटी भी हाथी की मौत की वजह बन जाती है। मैं आपसे बार बार लगातार ये बात कर रही हूँ, तो आप वो चींटी बन जाइए कि अगर सामने हाथी है और जालिम हाथी है, आप पे जुल्म कर रहा है, तो आप उसकी सूंड में घुस जाइए और उसकी मौत की वजह बन जाइए। अपनी मौत को यादगार बनाइए। सभी मरने के लिए दुनिया में आते हैं, सब आते हैं, जानवरों की तरह मत पलिए, कुत्ते बिल्ली भी होते हैं, हम कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब ये होता है जितनी भी दुनिया में लोग हैं, जिंदा लोग हैं, चाहे वो चरिंदे हैं, परिंदे हैं, दरिंदे हैं, अल्लाह ताला ने सबसे ऊपर हमें रखा है, इंसानों को रखा है। तो हम उस वाली बात को साबित करें, हम उस बात को साबित करें कि हाँ हम जिंदा कौम हैं, हम इंसान हैं। किसी भी बंदे पे जुल्म हो तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। शुक्रिया सुरेश साहब, शुक्रिया, आप मुझे गाली दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए आप गाली दीजिए, आपका इस्तकबाल है, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। आइए आप गाली दीजिए, कोई बात नहीं, आप गाली दीजिए, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो तमाम उन लोगों का भी मेरे प्लेटफॉर्म पर खैर मकदम है जो मुझे गालियां देना चाहते हैं, आए अपना गुस्सा ठंडा करें और मुझे गालियां दें। अगर मुझे गाली देकर इन गोबर भक्तों का गोबर और बढ़ता है तो प्लीज़ आए मुझे गालियां दें। तो मैं जिस तरह बात कर रही थी कि अब जैसे मैं आपसे बात करूंगी, बिल गेट्स की बात करूंगी। बिल गेट्स को जैसे आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, बिल गेट्स सॉफ्टवेयर कंपनी के बानी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बानी है, और दुनिया में इनसे अमीर आदमी कोई है ही नहीं। लेकिन 10-12 साल से इनके दिमाग में खुराफात उतरी हुई है कि दुनिया की आबादी को कम करा जाए। सन 2002 से ये कोशिश में है कि दुनिया की आबादी को किसी भी तरह कम करा जाए और ये उस पर काम कर रहे हैं। ये वैक्सीनेशन की दुनिया में उतर चुके हैं। जैसे अभी आपने देखा था सन 2014 में इन्होंने तेलंगाना में, हैदराबाद में जाकर बहुत सारे इंजेक्शन लगाए थे, वैक्सीनेशन बच्चों के लगाए थे, स्कूली बच्चों के, जिसमें 40-50 हज़ार बच्चे हैंडीकैप्ड हो गए थे।
इन्हीं बिल गेट्स ने अफ्रीका में जाकर इनको इंजेक्शन लगाए थे, कुछ ऐसे इंजेक्शन कि वहाँ की औरतें बाँझ हो गई थी और मर्द जो है वो बिल्कुल नामर्द हो गए थे। तो मतलब इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और अभी कोरोना को जैसे आपने देखा, कोरोना भी वहीं से टेरर आया, कोरोना का फर्जीवाड़ा आया वहाँ से। कोरोना बेशक होगा लेकिन कोरोना मौत की वजह नहीं बन सकता किसी की, ये वाली बात फैक्ट थी। लेकिन इन्होंने कोरोना को मौत की तरह बांटा, क्योंकि WHO से इन्होंने डीलिंग थी, WHO को यही फंडिंग करते हैं। तो WHO ने उन मुल्कों को जो कोरोना को प्रमोट करा था उनसे कहा था कि $1500 हम एक पेशेंट दिखाने में देंगे और अगर तुम मार देते हो तो 20 लाख देंगे। और आपने भारत में देखा कितना फर्जीवाड़ा हुआ। तो आप ही सवाल करिए कि जब कोरोना की कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई दवा नहीं है, तो भारत से अभी कोरोना कैसे जा रहा है? दिल्ली कोरोना फ्री कैसे हो गया? जब कोरोना ख़त्म ही नहीं हुआ, कोई वैक्सीनेशन आई नहीं, तो दिल्ली से कोरोना कैसे चला गया? ये बेनकाब होने शुरू हुए, पता चला कि पार्ट ऑफ बॉडी का कारोबार चल रहा था और ज़्यादातर 80% नहीं 90% मुसलमानों को मारा गया अस्पताल में। और अभी भी मेरे एक नॉन टू हैं, यूट्यूबर हैं, उनकी मम्मी को हार्ट में प्रॉब्लम हुई, ECG में गड़बड़ आई, वो लेकर गए पंत हॉस्पिटल में। पंत हॉस्पिटल में उनकी शक्ल देखते कह दिया भाई 1001% इनको कोरोना है। और मैंने उस बंदे से बोला कि जब इन्होंने ये वाली बात बोल दी तो वापस ले आओ, ये नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी माँ को। उसके बाद उन्होंने कहा हम कोरोना चेक कर रहे हैं और रात में रिपोर्ट दे दी कि हाँ कोरोना की सीरियस पॉजिटिव है। यानी ये सिर्फ मारने की तैयारी जो आपने देखा। तो खैर मैं बिल गेट्स की बात कर रही थी, मैं कोरोना पे कोई डिस्कस नहीं कर रही। कोरोना बेनकाब हो चुका है, आप भी जानते हैं कि कोरोना कितना पावरफुल था। तो जो बिल गेट्स हैं इन्होंने $19 मिलियन से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है फ्लोरिडा में, जहाँ पर ये उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इन्होंने हाल फिलहाल में ही वहाँ पर 75 करोड़ आर्टिफिशियल मच्छर बनाए, 75 करोड़ आर्टिफिशियल मच्छर, मॉडिफाई मच्छर बनाए हैं, यानी जेनेटिकली मच्छर बनाए हैं, जिनको ये कह रहे हैं फ्लोरिडा में छोड़ेंगे और ये जो है ना उन मच्छरों को खा लेंगे जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये बहुत बड़ा गेम है। पहले तो शायद ये हो सकता है नॉर्मल मच्छर हो, उसके बाद ये ऐसे और मच्छर बनाएंगे जो आपको काटेंगे और आप मर जाएंगे। यानी कि जहाँ पर इनको आबादी ख़त्म करनी होगी, ये इन फर्जी मच्छरों को, मॉडिफाई मच्छरों को, वायरस मच्छरों को आपके बीच में छोड़ेंगे। ये बहुत लंबा गेम है जो चल रहा है। अब जंगें नहीं लड़ी जाएंगी, अब जंगें लड़, आप भूल जाइए कि जंगें लड़ी जाएंगी। अब जंगें नहीं लड़ी जाएंगी, अब सारी जैविक हथियार से जंगें लड़ी जाएंगी। कुछ लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे कि बावली है ये, इसको पता नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद जब आपको ये वाली न्यूज़ पता चलेगी ना, 1-1.5 महीने बाद, तब आप कहेंगे कि हाँ एमन रिजवी सही कह रही थी बिल गेट्स के बारे में। और कोरोना वायरस के बारे में जब नमस्ते ट्रम्प चल रहा था तब से मैं बता रही थी कि कोरोना वायरस जस्ट लाइक ए नज़ला खांसी, इसे मौत की तरह बांटा जाएगा, क्योंकि GDP का सवाल है, रोज़गार ख़त्म करने हैं, भारत को बर्बाद करना है। और अगर आपको याद हो, मैंने NRC पे भी कहा था कि कोई जेलें इतनी बड़ी नहीं, कहीं पे डिटेंशन कैंप इतने बड़े नहीं हैं जहाँ पर ये 137 करोड़ लोगों को डाल दें या इतनी गोलियाँ नहीं हमें मार दें। यानी NRC भी सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए आया था और NRC सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, NRC पूरे हिंदुस्तान के लिए था। जब ये कह रहे थे कि मुसलमान पेपर दिखाएं, हम मुसलमानों को नहीं मानेंगे और या हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो सवाल ये बनता था कि आपको पेपर भी सिर्फ मुसलमानों से मांगने चाहिए थे, चाहे वो 20 करोड़ हैं, चाहे वो 35 करोड़ हैं, चाहे वो 10 करोड़, यानी पेपर सिर्फ मुसलमानों से मांगने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने मुसलमानों से नहीं मांगे, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान से मांगे थे। इसका मतलब साफ था कि ये OBC को, SC ST को, सरदारों को, ईसाइयों को, सबको वोटर बैंक से बाहर करते। 95 करोड़ लोगों को बाहर करने की साजिश थी जो मुसलमानों की वजह से बेनकाब हुई। ये NRC का प्रोटेस्ट मुसलमान लेके बैठे थे, जिनको सैल्यूट बनता है, मुसलमान लेडीज़ को सैल्यूट बनता है, तमाम 300 साढ़े 300 शाहीन बाग को सैल्यूट बनता है जिन्होंने आपको अवेयर कराया, और सैल्यूट बनता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को, जहाँ से ये तहरीक मूवमेंट शुरू हुआ था और कितने सारे जामिया के स्टूडेंट्स ने कुर्बानी दी थी, अपनी जान से गए थे, कितने अंधे हुए थे, कितनों के हाथ पैर टूटे थे। ये बात आपसे छुपी नहीं, सब आपने देखा था। और वहीं से ये तमाम जितने यूट्यूबर हैं, इनको सलाम करना चाहिए शाहीन बाग को, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को, जिसकी वजह से ये वजूद में आए थे। सोशल मीडिया ही वजूद में जब आया, जब ये तहरीक शुरू हुई, तो ये रोज़गार आपको शाहीन बाग ने और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने दिया, उन मुसलमानों ने दिया जिनको जिहादी बोला जाता है, मुल्ला बोला जाता है, मुल्ली बोला जाता है, कटवा बोला जाता है, पाकिस्तानी बोला जाता है। उन्हीं मुसलमानों ने संविधान को उठाकर आपको बताया कि ये जो फैसला है संविधान के हित में नहीं है। तो आपको अवेयर कराने में वो बेचारी जाहिल औरतें ही थी जिनको कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था।
और उन्होंने आपको बता दिया, आपको अवेयर करा दिया। एनआरसी लागू नहीं हुआ, आपने देखा, उसके बाद ये एनआरसी को ख़त्म करने के लिए लेकर आए। शुक्रिया राजू यादव, बहुत शुक्रिया। मैं पागल औरत हूँ तो तू यहाँ पर क्यों आया बावले? तू बावले खाने से भागा हुआ है ना, तू भी भागा हुआ है जो यहाँ पर है। तो बेटा निकल ले, साइड में निकल ले, नहीं तो तुझे इतना मारूंगी आके वहीं पे तू याद रखेगा। चल निकल राजू यादव, चल निकल यहाँ से बावले, चल। तेरा तो ऊपर का ढक्कन ही काम नहीं करता, तो तू क्यों आ गया? अकल की बातें हो रही बावले, यहाँ पे ज्ञान की बातें हो रही हैं। ज्ञानियों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। तो जिस तरह आपने देखा वो जितनी भी औरतें बैठी थी वो हायर क्वालिफाइड नहीं थी, उन्हें कुछ नहीं पता था। सिर्फ उनको पता था कि उनका संविधान खतरे में है, उनको पता था कि भारत में हमारी नागरिकता खतरे में है, और वो बैठ गई थी आपके लिए, सबके लिए। और बाद में इन्हीं शाहीन बाग को सरदार भाइयों ने ज्वाइन करा, दलित भाइयों ने ज्वाइन करा, ईसाई भाइयों ने ज्वाइन करा, और बहुत सारे हमारे पंडित भाइयों ने भी ज्वाइन करा। मैं शुरू से कह रही हूं कि आरएसएस से जितने इफेक्टिव पंडित हैं वो खराब हैं, वो करप्ट हैं। अदरवाइज जो और पंडित हैं, जो और शर्मा हैं, जो और त्रिपाठी, जितने भी सरनेम आते हैं, जो शर्मा हैं, मुझे नाम याद नहीं रहते इन लोगों के सरनेम, तो जितने भी हैं उन लोगों ने हमें ज्वाइन करा, हमें इज्जत दी, हमें ज्वाइन कर। उन्होंने भी बताया कि संविधान खतरे में है, ये मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए है। उन लोगों ने भी लगातार आवाज़ उठाई। अब हुकूमत आपसे डर गई, क्योंकि ये शाहीन बाग दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई औरतें जिनको लेडीज़ लेकर बैठी थी, और 350 प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में चल रहे थे, और जहां कोई नेता अभिनेता नहीं था, किसी भी प्रोटेस्ट को कोई पर्टिकुलर औरत लीड नहीं कर रही थी। तो इससे डरकर मोदी सरकार ने लॉकडाउन करना शुरू करा और कोरोना वायरस का टेरर लेकर आए। तो शाहीन बाग माफ़ करिए ख़त्म नहीं हुए, आपने दादागिरी से हटाए, वो पोस्टपोन्ड हुए। और जो लोग ये कहते हैं कि शाहीन बाग नहीं बैठने देंगे, तो शाहीन बाग खुशी में नहीं बैठा था, वो संविधान को बचाने के लिए बैठा था। और अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा फिर बैठेगा। ज़रूरी नहीं वहीं बैठेगा, कहीं से भी बैठेगा, लेकिन फिर बैठेगा। हो सकता है आपके उसका नाम शाहीन बाग ना हो, आपके उसका नाम आइन बाग हो, कॉन्स्टिट्यूशन बाग हो, संविधान बाग हो, कुछ भी हो सकता है। नाम पे मत जाइए, क्योंकि शेक्सपियर कहता है नाम में कुछ नहीं रखा, कर्म में रखा है, कर्म में रखा है, काम में रखा है। तो इंतज़ार करिए कि कब वो आइन बाग शुरू होता है, और हो सकता है वो शुरू हो चुका हो, तो हो सकता है वो शुरू हो चुका हो। ये हमसे डरे हुए हैं, ये सरकार हमसे डरी हुई है। तो आपको इसी तरह अवेयर रहना होगा, आपको इसी तरह सबको एकजुट होकर चलना पड़ेगा, आपको इसी तरह मिलकर अपने भारत को बचाना होगा। जैसे आपने अभी देखा कि नीट और जेईई की परीक्षा को गवर्नमेंट ने कह दिया हाँ होगी, 13 सितंबर में होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुखालिफ हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों मुखालिफ हैं? जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन की आड़ में, जिनको आपने घरों में कैद कर दिया, जो अपने गाँव को लौट कर चले गए, अरे वो कैसे देंगे, कैसे वो एंट्रेंस क्लियर करेंगे? ये मेडिकल का जेईई है या नीट है, उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं है। लेकिन हुकूमत बहुत चालाक है, हुकूमत ये जानती है कि इस बार अगर ये टेस्ट हुआ तो सारे उच्च कोटि के लोग, सारे हायर एजुकेटेड फैमिलीज इसमें आ जाएंगी एमबीबीएस में, और सारे जितने ये आदिवासी हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, वो सारे इससे बाहर हो जाएंगे। इसलिए इसको कंडक्ट करा रही है गवर्नमेंट, ताकि इस बार सारे अमीर लोग चले जाएं। उनकी तैयारी में तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, वो तो बाहर पढ़ रहे थे, अपने घरों में पढ़ रहे थे, ट्यूशन पढ़ रहे थे, सब कुछ पढ़ रहे थे। ये लॉकडाउन आपके लिए था, ये कोरोना वायरस का टेरर गरीबों के लिए था, सरकार के लिए नहीं था। बीजेपी के तो ऐसे ड्रामे चल रहे थे, चाहे मध्य प्रदेश में हुकूमत गिरानी हो, चाहे महाराष्ट्र में गिराने की साजिश हो, चाहे राजस्थान में गिराने की साजिश हो, तो इनके ड्रामे तो ऐसे ही चल रहे थे, इनकी यात्राएं भी ऐसी चल रही थी। लेकिन टेरर आप पे बांटा गया, टेरर आप पे डाला गया, लॉकडाउन आपके लिए करा गया, बच्चों को आपके गाँव भेज दिया गया। और जो बच्चे बेचारे गांव में हैं तो उनके पास नेट नहीं है, वो कैसे तैयारी करेंगे इस मेडिकल की? पूरा साल उनका खराब हो गया, 6 महीने से दिमागी टेंशन में वो वैसे ही चल रहे हैं कोरोना वायरस के, लॉकडाउन की। तो हुकूमत का ये बहुत बुरा फैसला था, बहुत गलत फैसला था, जिस पे एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हुकूमत जो है फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, हाई कोर्ट पहुंच जाती है, और हाई कोर्ट इन्हीं के पक्ष में फैसला दे भी देती है। तो ये बहुत बड़ी हमारी हार है, ये उन लड़कों स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा नुकसान है जो बेचारे इस साल मेडिकल का इम्तहान देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाएंगे। अभी एक न्यूज़ जैसे जेएनयू से आ रही है कि जेएनयू में एक विवेक नाम के स्टूडेंट्स को एबीवीपी के गुंडों ने कमरे में घुसकर 16 गुंडों ने कमरे में घुसकर बहुत बर्बरता से मारा, रॉड और उससे। तो
तो यानी इनकी दादागिरी, आरएसएस का जो ये दादागिरी है वहाँ पर अब भी चल रही, क्योंकि अगर आपको पता हो एबीवीपी जो है वो टोटल की टोटल आरएसएस वालों की है और ये हमेशा कुछ ना कुछ स्कैंडल करते रहते हैं। और यही नहीं, एक लड़की स्टूडेंट थी काउंसलर, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। ये जेएनयू की इत्तला है आज की। तो ये पूरा गुंडा राज चल रहा है जिसको आपको ख़त्म करना होगा, जिसके लिए आपको आवाज़ उठानी होगी। और जैसे मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर कफील आज़ाद हो गए, वो आपकी खुशी थी, वो आपकी एक जीत है, वो सबकी जीत है, लेकिन ये हमारा पहला पड़ाव है। अभी हमारा सफ़र और आगे जाना है। अभी हमारे सफ़र में और बहुत सारे लोग हैं, जैसे आईपीएस संजीव भट्ट। मैंने आपको उनके बारे में बताया था कि ये जो आईपीएस संजीव भट्ट पुलिस महकमे से थे और इन्होंने गोधरा कांड को फर्जी बोला था। इन्होंने गुजरात को एक्सपोज करा था कि गुजरात का जो मॉडल था वो क्या था, वो प्री प्लान, वहाँ दंगे कराए गए थे, प्री प्लान मुसलमानों को मारा गया था। तो उस पर इन्होंने संजीव भट्ट ने बोला था, तो इनके साथ क्या करा, इनको जेल में सड़ाया। और कौन से मुकदमे में सड़ाया, 1990 में इन पे एक फर्जी एलिगेशन लगाया गया कि 1990 में बिहार में आपने एक बंदे को कस्टडी में मारा था, जबकि उस बंदे की कस्टडी संजीव भट्ट के पास नहीं थी। और कितने लोग कस्टडी में मरते हैं पुलिस कस्टडी में, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई करती है हुकूमत? अभी लॉकडाउन में कितने लोगों को पुलिस कस्टडी में मौत हुई, कितने लोगों का कत्ल करा गया? क्या हमारी हुकूमत ने, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने उनको जेलों में डाला, पुलिस ऑफिसरों को? तो पुलिस कस्टडी में तो लोगों की मौत होना बहुत आम बात है। अरे मोबाइल चोरी के इल्ज़ाम में भी तुम लोग मार देते हो। और आपको याद होगा, सेंगर याद होगा आपको कि सेंगर ने जिस लड़की का बलात्कार किया था, जब उसका बाप जेल में एफआईआर करवाने गया था, शिकायत करने गया था, तो यहीं पर उन जेल कर्मियों ने, पुलिस वालों ने उसके बाप को लॉकर में ही मार दिया था। क्या तुमने उन पुलिस वालों को उम्र कैद करी थी? क्या उनसे पूछा था? और उसके बाद आपने देखा था कि सेंगर को क्लीन चिट मिल गई थी और उस लड़की का जिसका रेप हुआ था उसका बाप मरा। उसके बाद उस लड़की को मरवा दिया सेंगर ने, उसकी माँ को मरवा दिया, उसके ताऊ को मरवा दिया, उसकी मौसी को मरवा दिया, उसके चचा को मरवा दिया, उसके वकील को मरवा दिया। और उसके बाद क्लीन चिट, सेंगर को यूपी सरकार ने क्लीन चिट दे दी। तो ये आपकी खामोशी है, ये आपकी खामोशी है जो आपको जलील करवा रही है, आपको रुस्वा। शिव भाई शुक्रिया, सही कहा आपने, कुतिया आप कुत्ते हैं, जब तो मुझे सुनना है। आप क्या करना है शिव भाई यहाँ पर? शुक्रिया भाई, बीजेपी वाले आओ ज्वाइन करो। आरएस के तमाम पालतू चाटुकार आए, मुझे सुने और गालियां दें, सबका इस्तकबाल है। शिव भाई आपका भी इस्तकबाल है, बिल्कुल सही कहा। मैं कुतिया हूँ क्योंकि आप मेरे भाई हैं कुत्ते। तो ये हाल चल रहा है, जिस तरह आपने देखा, ये आपकी खामोशी है जो आपको बर्बाद कर रही है। तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, आप सारे समाज एकजुट हो जाइए। और बिहार में इलेक्शन है, इनको मज़ा चखाइए, दोबारा मत आने देना। उसके बाद फिर यूपी में इलेक्शन है, वहाँ मज़ा चखाइए। उसके बाद फिर बंगाल में इलेक्शन है, वहाँ पर मज़ा चखाइए। और अब के डिमांड करिए कि पेपर से इलेक्शन हो, हमें ईवीएम पे वो नहीं है, हमें घोटाले वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें पेपर वाली सरकार चाहिए। तुम्हारे में इतना दमखम है, तुम तो पूरा चुनकर आते हो, पूरा भारत तुम्हारे साथ है, तो हमें पेपर वाली सरकार चाहिए। ये वाली बात आपको रखनी चाहिए, आपको एकजुट होना चाहिए और आपको उन तमाम लोगों की मदद करनी चाहिए जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। उन लोगों के लिए आपको मुहिम उठानी चाहिए जो जेलों में हैं, चाहे वो मीरान हैदर हों, चाहे वो खालिद सैफी हों, चाहे और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे दिमाग में नाम नहीं रहते। बहुत सारे लोग हैं जो एनआरसी पे उठे थे, एक बंदा नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। आपको उन सब के लिए इसी तरह मुहिम उठानी चाहिए। संजीव भट्ट के लिए आपको आवाज़ बननी चाहिए क्योंकि वो जेल में है और हमारी मदद के मुंतज़िर हैं, हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। तो आप उनके लिए भी आवाज़ उठाइए और दुआ करिए कि हमारा संविधान फिर जीत जाए। जैसे 2 बार हमने देखा मरकज़ी निज़ामुद्दीन पर क्या जन्नाटेदार तमाचा सेंट्रल गवर्नमेंट के लगा, स्टेट गवर्नमेंट के लगा, दिल्ली के पुलिस के लगा, दिल्ली के कमिश्नर के लगा, दिल्ली के सीएम केजरीवाल के लगा। उसके बाद हमें दूसरी जीत मिली जब डॉक्टर कफील बाहर आए, तो इस बार जन्नाटा फिर लगा यूपी गवर्नमेंट के मुंह पर। तो इस तरह चमाटे आप मारने के लिए तैयार रहिए और उन लोगों के लिए आवाज़ बनिए क्योंकि आप में पावर है, सोशल मीडिया में पावर है। आप आवाज़ उठाइए। तो आप छोड़ दिए खुदा पर फैसला, वो होगा जो करेगा, लेकिन आप उनके लिए आवाज़ उठाइए, आप आवाज़ उठाइए उनके लिए क्योंकि वो आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। ये आप ये मत देखिए वो हिंदू या मुसलमान, ये सिख या ईसाई। मैं अहमद रिजवी हर एक कम्युनिटी के लिए बोलती हूँ। कभी मैंने नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने कहा दलितों की आवाज़ बनो, सरदारों की आवाज़ बनो, आदिवासियों की आवाज़ बनो, सबकी आवाज़ बनो।
हाँ मुझे फ़ख्र है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ख्र है कि मैं भारतीय हूँ, और उससे भी ज़्यादा फ़ख्र है कि मैं फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ, दादा परदादा को फांसी पे चढ़ाए हुए हूँ। और मुझे इतना सा भी अफसोस नहीं होगा अगर मैं फिर कुर्बान हो जाती हूँ इसी भारत को बचाने में, यहाँ के संविधान को बचाने में। बहुत खुशी होगी मुझे इस भारत के लिए कुर्बान होने में। तो आप प्लीज़ यूनाइटेड हो जाइए। मैं कोई नेता अभिनेता कुछ नहीं हूँ, एक मामूली सी आवाज़ हूँ जो आपके बीच में लगातार 10 महीने से बनी हुई हूँ, और इंशाल्लाह बनी रहूँगी, आखिरी सांस तक इसी तरह लड़ूंगी और जीतूंगी, क्योंकि मैं जीतने के लिए उतरती हूँ, मैं हारने के लिए नहीं उतरती। तो आप वादा करें इसी तरह बने रहेंगे, इसी तरह यूनाइटेड होंगे, इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कोई जुल्म नहीं देखेंगे। पड़ोस में भूखा हो तो ये मत देखना कि किस मज़हब से उसको देंगे। आप छोटी छोटी जितनी ये स्लम्स एरिया हैं यहाँ जाके विज़िट करेंगे और इन लोगों को मदद करेंगे। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें मुझे मेरे पेज पर, मेरे ग्रुप पर। और अब मेरे साथ कुछ इस तरह होना शुरू हो गया है कि यूट्यूबर्स जो है वो मेरी वीडियो को डिलीट कर रहे हैं, मेरी आवाज़ से डर रहे हैं, मेरी वीडियोस को बेच रहे हैं। किन के हाथों बेच रहे हैं मुझे नहीं मालूम। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू करूँगी। मुझे पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ मैं अपनी आवाज़ को वहाँ डाला करूँगी ताकि अपनी आवाज़ को आपको वहाँ से लिंक के ज़रिए पहुँचा सकूँ। तो मैं सिर्फ इसी बात के साथ अपना ख़त्म करूंगी बात कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय भीम, जय संविधान और जय कलाम।